सौतेली माँ और जादुई गुलाब का फूल। एक समय की बात है, एक गांव में सुमन नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ करुणा और सौतेली बहन मीनाक्षी के साथ रहा करती थी। क्योंकि सुमन की माँ का कुछ साल पहले ही एक बीमारी की वजह से देहांत हो गया था, जिसके बाद उसके पिता मनमोहन ने करुणा नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन करुणा ने घर में आते ही सुमन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसने मनमोहन से सिर्फ पैसों के लिए ही शादी की थी। इसलिए वो सुमन को कभी भी प्यार नहीं किया करती थी और सारा प्यार अपनी बेटी मीनाक्षी पर ही लुटाया करती थी और सुमन से घर का सारा काम करवाया करती थी और उसे खाने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन मीनाक्षी सुमन से कहती है, अरे सुमन, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ। सुनो मीनाक्षी, वो मैं बाहर कुछ काम कर रही हूँ, तो तुम खुद जाकर खाना ले लो। सुमन की ये बात सुनकर करुणा सुमन पर गुस्सा करने लगती है। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी को मना कर रही है? चल जा जल्दी से और पहले मेरी बेटी को खाना निकाल कर दे। करुणा की बात सुनकर सुमन चुपचाप से जाकर मीनाक्षी को खाना निकाल कर दे देती है और मीनाक्षी कहती है, अरे तुम्हें तो आदत सी हो गई है माँ की डांट सुनने की। बिना डांट सुने तो तुमसे कोई काम ही नहीं होता है। अरे अगर पहले ही मेरी बात मान ली होती तो मेरी माँ का इतना दिमाग खराब नहीं होता। उसी समय वहाँ पर सुमन के पिता मनमोहन आ जाते हैं और सुमन से कहते हैं, अरे सुमन, तुम जल्दी से मेरे लिए खाना निकाल दो, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। ठीक है पिताजी। इतना कहकर सुमन खाना लेने अंदर जा ही रही होती है। उसी समय करुणा कहती है, अरे तू पहले जाकर घर का सारा काम खत्म कर, खाना मैं ला कर दे देती हूँ। इतना कहकर करुणा मनमोहन को खाना लाकर दे देती है और वो एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी मनमोहन कहता है, अरे करुणा, मीनाक्षी को भी बुला लो, वो भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लेंगी। अरे आप चिंता मत करिए, उस मीनाक्षी ने तो पहले ही खाना खा लिया है। वैसे भी वो कौन सा हम लोगों का इंतजार करती है, आप बस खामखा उसकी चिंता करते रहते हैं। अरे कोई बात नहीं, वो भी वक्त के साथ समझदार हो जाएगी। मनमोहन के पूछने पर करुणा उससे झूठ बोलती है कि सुमन ने खाना खा लिया है, बल्कि सुमन से तो वो दिन भर बस घर का काम ही करवाती रहती है और छोटी मोटी गलतियों पर उसे हमेशा ताना मारा करती है। लेकिन सुमन हमेशा चुपचाप ये सब बर्दाश्त करती रहती है और ऐसे ही उसके दिन गुजरने लगते हैं और सुमन हमेशा ऐसे ही घर का सारा काम किया करती और काम करने के बाद वो अपने आंगन में लगे एक गुलाब के पौधे की खूब सेवा किया करती थी और उसमें हमेशा जब भी पानी डालने जाया करती तो घंटों उस गुलाब के फूलों से बातें किया करती। ऐसे ही एक दिन जब करुणा उस गुलाब के फूल को तोड़ रही होती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं, जिससे कि वो चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, इस फूल के चक्कर में तो मेरे हाथ में कांटा चुभ गया। पता नहीं उस मनहूस ने ये कैसा फूल का पौधा लगाया है। आज तो मैं इस फूल के पौधों को उखाड़ कर ही फेंक दूंगी। उसी समय सुमन वहाँ आती है और कहती है, अरे माँ, आप ठीक तो है ना? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? उसी समय करुणा सुमन को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, अरे आज तेरी वजह से मुझे ये कांटा चुभ गया। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तूने ये पौधा लगाया था। पर माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? करुणा हमेशा सुमन के साथ ऐसा ही व्यवहार किया करती थी, लेकिन सुमन कभी भी इस बारे में अपने पिता से कुछ नहीं कहती थी, बस सब कुछ चुपचाप सहे जा रही थी। तभी ऐसे ही एक दिन जब सुमन गुलाब के पौधे में पानी डालने जाती है तो वो देखती है कि उस गुलाब के पौधे पर बहुत ही सुंदर एक गुलाब का फूल लगा हुआ है और सुमन जैसे ही उस गुलाब के फूल को तोड़कर अपने कमरे में जा रही होती है, उसी समय मीनाक्षी कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर फूल लग रहा है, इसे तो मेरे बालों में होना चाहिए। चला, ये फूल मुझे दे। उसी समय मीनाक्षी सुमन के हाथ में से वो फूल छीन लेती है और जैसे ही वो उस फूल को अपने बालों में लगाने लगती है, वैसे ही उसके हाथ में एक कांटा चुभ जाता है।
अरे ये फूल तो पूरा कांटों से भरा है, पता नहीं वो मीनाक्षी की बच्ची कहाँ से ये लेकर आई थी। उसके बाद मीनाक्षी गुस्से में जाती है और वो फूल मीनाक्षी के ऊपर फेंक देती है। और ऐसे ही दोनों माँ बेटी मिलकर सुमन को हमेशा परेशान किया करती थी। लेकिन एक दिन गांव के राजा महेंद्र प्रताप के यहाँ एक समारोह रखा जाता है, जिसमें राजकुमार अशोक अपने लिए एक जीवन साथी चुनने वाले थे। इसलिए वो गांव की सभी लड़कियों को अपने महल में आने के लिए निमंत्रण देते हैं। और ये सुनकर मनमोहन अपनी दोनों बेटी और अपनी पत्नी करुणा के साथ समारोह में जाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन करुणा उसी समय अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटी, हम इस सुमन की बच्ची को अपने साथ वहाँ नहीं ले जा सकते, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। उसी समय मीनाक्षी कहती है, माँ आप चिंता मत करिए, मेरे होते हुए वो मीनाक्षी की बच्ची वहाँ नहीं जा सकती। इतना कहकर मीनाक्षी अपने हाथों में तेल की कटोरी लेकर सुमन के कमरे में जाती है और सुमन के कपड़ों पर तेल गिरा देती है और कहती है, अरे सुमन, अब तो क्या करेगी? तेरे पास तो ये एक ही जोड़ी कपड़े थे, अब तो क्या पहनकर समारोह में जाएगी? मीनाक्षी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। अब मैं समारोह में क्या पहनकर जाऊंगी? अब तुम घर पर बैठकर बस सड़ती रहो, समारोह में तो मैं अकेली ही जाऊंगी। इतना कहकर मीनाक्षी अपने पिता और माँ के साथ समारोह में चली जाती है और सुमन बेचारी उस गुलाब के फूल के पास जाकर रोने लगती है। उसी समय उस गुलाब के फूल से एक आवाज आती है, अरे सुमन, तुम क्यों इतना परेशान हो? सुमन अचानक वो आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगती है और कहती है, कौन है यहाँ? डरो मत सुमन, मैं तुम्हारा लगाई हुई जादुई गुलाब का फूल हूँ और मैं आज तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम हमेशा मेरी इतनी सेवा करती हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो बताओ तुम क्यों इतना परेशान हो? उसके बाद सुमन उस जादुई गुलाब के फूल को अपनी सारी परेशानी बताती है। तभी वो जादुई गुलाब का फूल कहता है, तुम चिंता मत करो सुमन, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम मेरे गुलाब के फूल को तोड़कर अपने सर पर लगा लो और तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, ये जादुई गुलाब का फूल तुम्हें वो दे देगा। उसके बाद सुमन जैसे ही उस जादुई गुलाब के फूल को अपने सर पर लगाती है, वैसे ही वो एक सुंदर सी ड्रेस में आ जाती है और उसके शरीर पर हीरे मोतियों से जेवरात आ जाते हैं। और सुमन अपने आप को इतनी सुंदर ड्रेस में देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इतनी सुंदर ड्रेस और इतने सुंदर सुंदर जेवरात मैंने तो आज तक नहीं देखे। इतना कहकर सुमन खुश होकर समारोह में चली जाती है। और जैसे ही सुमन उस समारोह में पहुंचती है तो सबकी नज़र सिर्फ सुमन पर ही होती है और हर कोई सुमन की खूबसूरती की तारीफ कर रहा होता है। उसी समय राजकुमार अशोक की नज़र सुमन पर पड़ती है और वो सुमन की खूबसूरती देखकर उसमें खो जाते हैं और वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाते हैं। सुनिए, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद है और मैंने आपकी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। सुमन राजकुमार अशोक की बात सुनकर अपनी नजरें नीचे झुका लेती है और चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। लेकिन भागते समय उसके कान का एक ईयररिंग वहाँ पर गिर जाता है और वो जल्दी से अपने घर आ जाती है। और घर आकर उसे पता चलता है कि उसका एक ईयररिंग उसके कान में नहीं होता। अरे, मेरा एक कान का ईयररिंग कहाँ गया? इतना कहकर सुमन पूरे घर में अपने कान का ढूंढने लगती है। लेकिन उसी समय उसके घर के सभी लोग वापस आ जाते हैं और सुमन डर के मारे अपने सर से वो गुलाब का फूल निकाल देती है। और गुलाब का फूल निकालते ही सुमन फिर से पहले के जैसे ही हो जाती है। और उसी समय उसकी बहन अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आपने उस लड़की की ड्रेस देखी थी? कितनी सुंदर लग रही थी, मुझे भी वैसी ही ड्रेस चाहिए। सही कहा बेटी तूने, लेकिन वो ड्रेस मिलेगी कहाँ से? वहीं दूसरी तरफ राजकुमार अशोक को सुमन के कान का ईयररिंग मिल जाता है और वो कहता है, अरे, ये तो उसी लड़की का ईयररिंग है, लेकिन वो कहाँ चली गई? पर कोई बात नहीं, मैं उस लड़की को ढूंढ कर ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ सुमन को नींद नहीं आ रही होती,
ये सोचकर कि उसका इतना सुंदर इयररिंग पता नहीं कहाँ गिर गया। इसलिए सुमन पूरी रात परेशान रहती है और अगले दिन राजकुमार अशोक खुद उस इयररिंग को लेकर पूरे गांव में उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। और पूरे गांव में घूमने के बाद वो कुछ देर बाद सुमन के घर के पास पहुंचते हैं और वहां वो उसके पिता से कहता है, देखिए, मुझे ये इयररिंग कल समारोह में मिली थी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये इयररिंग किसकी है? उसी समय करुणा और मीनाक्षी भी बाहर आ जाते हैं और करुणा अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटी, ये इयररिंग तो तुम्हारे है ना? कल शायद तुमसे वहाँ पर गिर गए होंगे। हाँ माँ, ये तो मेरी इयररिंग है। उसी समय सुमन बाहर आ जाती है और कहती है, अरे ये इयररिंग तो मेरी है, मैं कब से इसे ढूंढ रही थी। और सुमन इतना कहकर जैसे ही वो इयररिंग राजकुमार अशोक के हाथ से लेती है, वैसे ही राजकुमार अशोक कहता है, अरे क्या तुम वही लड़की हो? और अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो बताओ क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमार अशोक की बातें सुनकर सुमन शर्मा जाती है और अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए हाँ कहती है। और कुछ ही दिनों में सुमन की शादी राजकुमार अशोक के साथ बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। लेकिन ये देखकर करुणा और मीनाक्षी बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि जिस लड़की को उन्होंने नौकरानी बनाकर रखा था, आज वो एक महल की रानी बनने जा रही थी। और ये देखकर वो लोग सुमन से और भी जलने लगते हैं। जादुई दो अनोखे ड्रेस का जादू। एक समय की बात है, हीरपुर गांव में मौसम और मुस्कान नाम की दो बहनें रहा करती थी और उन दोनों के माता पिता भट्टे के पास मजदूरी किया करते थे और उन्हीं पैसों से वे लोग अपना घर चलाया करते थे। लेकिन एक दिन जब उसके माता पिता भट्टे में ईंट डाल रहे होते हैं, तभी अचानक उस भट्टे की आग बढ़ जाती है और उनके माता पिता उसी भट्टे की आग में जलकर मर जाते हैं, जिसकी वजह से वे दोनों बहनें अब अनाथ हो जाती है। और अपने माता पिता के मर जाने के बाद उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं बचता है। दीदी, हमारे माता पिता हमें छोड़कर क्यों चले गए? वो हमें ऐसे छोड़कर भला कैसे जा सकते हैं दीदी? नहीं मेरी बहन, ऐसे दुखी नहीं होते। हमारे माता पिता हमें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। वो भगवान जी के पास जाकर हमें ऊपर से देख रहे हैं। इसलिए अब तुम खुश होकर खाना खा लो, वरना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। एक दिन उसके घर का मकान मालिक रविकांत उनके घर आता है और कहता है, सुनो तुम दोनों, अगर आज तुम दोनों ने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम दोनों को यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूंगा। मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जिसमें तुम दोनों मुफ्त में रहोगी, इसलिए चुपचाप तुम मुझे मेरा किराया दे दो, वरना ये मेरा घर खाली करो अभी और जहाँ जाना है वहाँ जाकर रहो। पर काका, आप हमें इस तरह घर से मत निकालिए। हम लोग भला कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इसलिए आप हमें इस घर से मत निकालिए काका। अरे मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है। कितनी बार कहूँ तुम दोनों को, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। और इतने दिनों से तुम लोग यहाँ पर मुफ्त में ही रह रही हो, लेकिन अब मैं और तुम लोगों को नहीं झेल सकता, इसलिए तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर दोनों बहनें उसी समय रोते हुए उस घर से चली जाती है और चलते चलते उन दोनों बहनों को बहुत ही थकान हो जाती है, लेकिन उन्हें अपने रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। इसलिए वो दोनों बहनें सड़क के किनारे ही सोकर किसी तरह से रात गुजार लेती है। और अगले दिन मुस्कान अपनी बहन से कहती है, दीदी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, इसलिए आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दो दीदी। मुस्कान, तू थोड़ा सा और इंतजार कर ले मेरी बहन, मैं जल्दी ही कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। उसी समय वो दोनों बहनें वहाँ से आगे बढ़ने लगती है और आगे चलकर उन्हें कुछ मजदूर काम करते हुए दिखाई देते हैं। और वह दोनों बहनें वहाँ पर जाकर वहाँ के ठेकेदार से कहती है, साहब, क्या आप मुझे यहाँ पर कुछ काम दे सकते हैं? काम चाहे कैसा भी होगा, मैं सब कर लूँगी, क्योंकि मुझे इस समय पैसों की बहुत जरूरत है। मेरी बहन ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है
उसे बहुत भूख लगी है, तो कृपया कर आप मुझे यहाँ पर कुछ काम दे दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सुनो बेटी, तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, इसलिए तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब काम बहुत मेहनत का है। इसलिए ये कुछ पैसे ले लो और अपनी बहन को खाना खिला देना। नहीं नहीं साहब, मैं यह पैसे नहीं ले सकती। मैं अपनी बहन को अपनी मेहनत से खाना खिलाना चाहती हूँ, यूँ भीख लेकर नहीं। इसलिए कृपया कर आप मुझे कुछ काम ही दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जाकर काम कर सकती हो और शाम होने पर मुझसे अपनी मेहनत का पैसे ले लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मुस्कान, तुम यहीं बाहर बैठो, मैं जल्दी से काम खत्म करके आ जाऊंगी, फिर मैं तुम्हें पेट भरकर खाना खिलाऊंगी, ठीक है? इतना कहकर मौसम मुस्कान को वहीं बाहर बैठाकर अंदर जाकर मजदूरी करने लग जाती है और पूरे दिन मेहनत करने के बाद मौसम को कुछ पैसे मिल जाते हैं और उस पैसों से मौसम सबसे पहले अपनी बहन के लिए खाना खरीद कर लाती है। दीदी, आप भी तो सुबह से इतनी मेहनत कर रही हो, इसलिए आप भी मेरे साथ खाना खाओ। आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। इस तरह दोनों बहनें मिलकर खाना खाती है और रात हो जाने के बाद दोनों बहनें अपने सोने के लिए जगह ढूंढने लगती है। तभी रास्ते में मौसम को अपने चाचा कन्हैया का घर दिखाई देता है और वे दोनों बहनें अपने चाचा के घर जाकर उन्हें सारी बातें बताती है। उसी समय कन्हैया कहता है, हे भगवान, शहर में मेरे भैया भाभी के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे भनक तक नहीं पड़ी। अच्छा किया बिटिया जो तुम दोनों यहाँ चली आई। अब यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए अब तुम दोनों जाकर आराम करो। यह सुनकर दोनों बहनें अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन इधर कन्हैया की पत्नी बिमला यह सब सुनकर कहती है, सुनिए जी, यह आपने क्या किया? उन दोनों अनाथ लड़कियों को अपने घर पर रख लिया। अरे मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो जब मन करे कोई भी मुंह उठाकर यहाँ रहने चले आए। और वैसे भी तुमसे हमारा खर्चा तो उठाया नहीं जाता, तो उन दोनों को कहाँ से पालोगे? इसलिए तुम चुपचाप से उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह दो, वरना मैं उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। अरे बिमला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? अब भला मैं इतनी रात में उन लोगों को कैसे घर से बाहर निकाल सकता हूँ? तुम सुबह होने दो, मैं कुछ करता हूँ। बिमला और कन्हैया की यह सब बातें मौसम और मुस्कान सुन लेती है और वह उसी वक्त अपने चाचा के घर से चली जाती है और चलते चलते वे लोग एक जंगल में पहुंच जाती है। उसी वक्त मुस्कान रोते हुए कहती है, दीदी, अब हम लोग क्या करेंगे? कहाँ रहेंगे? हमारा तो कोई घर भी नहीं है यहाँ पर, हम कहाँ जाएंगे दीदी? मुस्कान, अब तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे क्या करेंगे। काश हमारे माता पिता जिंदा होते तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता मेरी बहन। पर दीदी, आप तो कह रही थी हमारे माता पिता हमें छोड़कर कहीं नहीं गए, वो हमें भगवान जी के पास से देख रहे हैं, तो क्या उन्हें हमारी ऐसी हालत दिखाई नहीं दे रही? क्या उन्हें हमें देखकर हम पर तरस नहीं आ रहा? मुस्कान की ऐसी बातें सुनकर मौसम के भी आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहती है, हाँ मेरी बहन। तो फिर माँ, पिताजी, आप लोग अगर हमें देख रहे हो तो आप लोग हमारी मदद क्यों नहीं करते? क्या आप लोगों को भी अपनी बेटियों पर तरस नहीं आ रहा? कुछ करो ना माँ। हाँ माँ, अब तो मुझसे भी यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मैं और यह सब नहीं सह सकती। आप प्लीज कोई तो रास्ता दिखाइए माँ। दोनों बहन को यूं रोता देख वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और दोनों बहनों से कहती है, मौसम, मुस्कान, अब तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं परी लोग से यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ और मुझे खासकर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। क्या आप सच कह रही हैं परी जी? हाँ, सच में। परी जी, क्या सच में आपको हमारी माँ ने भेजा है? हाँ, मुझे यहाँ पर तुम्हारी माँ ने ही भेजा है, क्योंकि उन्हें तुम लोगों की बहुत ही चिंता होती है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। तो इसलिए बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? उसके बाद मौसम और मुस्कान उस परी को अपनी सारी परेशानी के बारे में बताती है। परी जी,
हमारे पास ना तो रहने के लिए कोई घर है और ना ही खाने के लिए पैसे हैं, इसलिए अब आप ही हमारी कुछ मदद करिए। अब तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, ये जादुई अनोखा ड्रेस है। इस ड्रेस से तुम जो कुछ भी मांगोगी वह सब तुम लोगों को मिल जाएगा। इसलिए अब तुम दोनों बहनों को दुखी या परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम इस ड्रेस की मदद से अपनी जिंदगी खुशी से जी सकोगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर वह परी दोनों को जादुई अनोखा ड्रेस देकर वहाँ से गायब हो जाती है। उसी समय मौसम अपनी ड्रेस को पहनकर कहती है, हे जादुई ड्रेस, हमें एक बड़ा सा घर दे दो। मौसम के इतना कहते ही वहाँ पर एक बड़ा सा घर बन जाता है और फिर इसी तरह दोनों बहनें अपने उस जादुई ड्रेस से जरूरत की सारी चीजें मांगती है और ऐसे ही दोनों बहनें बहुत ही अमीर हो जाती है। अब उन दोनों बहनों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है और वे लोग उस जादुई ड्रेस की मदद से गरीब और बेसहारा लोगों की भी मदद किया करती है। लेकिन जैसे ही ये बात मौसम की चाची बिमला को पता चलती है, तब वह उसे ढूंढते हुए उससे मिलने उसके घर आती है। अरे चाची जी, आप यहाँ अंदर आइए ना। मौसम, मुस्कान, बेटे, तुम लोग मुझे माफ कर दो। मुझे उस दिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन तुम लोग अचानक वहाँ से कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना परेशान हो गई थी। मैंने तुम लोगों को कितना ढूंढा, लेकिन तुम लोग मुझे कहीं भी नहीं मिली। इसलिए अब तुम दोनों वह सारी बातें भूलकर मुझे माफ कर दो बेटा। अरे कोई बात नहीं चाची जी, हम आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं और आपका जब तक मन करे आप यहाँ हमारे साथ हमारे घर में रह सकती हो। तभी रात में मौसम और मुस्कान के सो जाने के बाद उसकी चाची चुपके से उसके कमरे में जाकर उसकी वह जादुई अनोखा ड्रेस चुरा लेती है और वहाँ से चुपके से जाने लगती है। तभी बिमला के सर पर खूब सारे पत्थर गिरने लग जाते हैं और बिमला तेज तेज चिल्लाने लगती है। अपनी चाची की आवाज सुनकर दोनों बहनों की नींद खुल जाती है और वे लोग बाहर आकर कहती है, अरे चाची जी, यह क्या हो रहा है और यह हमारी ड्रेस यहाँ कैसे आई? मुझे माफ कर दे बेटी, मैं अपने लालच में आकर तुम्हारी जादुई ड्रेस चुराकर यहाँ से जा रही थी, जिसकी वजह से मेरी यह हालत हो गई। इसलिए मुझे माफ कर दे बेटी और अपने इस जादुई ड्रेस को बोलकर यह सब रुकवा दे, वरना ये जादुई ड्रेस मुझे मार डालेगी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटी। हे जादुई ड्रेस, तुम लोग अब रुक जाओ और मेरी चाची को माफ कर दो और उन्हें यहाँ से जाने दे दो। मुस्कान के इतना कहते ही पत्थर बरसने बंद हो जाते हैं और उसकी चाची वहाँ से डरकर उल्टे पांव भाग जाती है और अब वह उन दोनों बहनों को परेशान करने के लिए कभी भी वापस नहीं आती है और अब दोनों बहनें खुशी खुशी जादुई ड्रेस के साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।